देखिए आज का हमारा टॉपिक है धारावाही परिणालिका, यानी एम्पियर सर्कल लॉ के जो एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे। तो तीन एप्लीकेशन बताए थे। एक तो अनंत लंबाई के तार की वजह से आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना को हमने करा दिया, दूसरा यह धारावाही परिणालिका और तीसरा है टॉरॉइड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारावाही परिणालिका, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि धारावाही परिणालिका क्या है, इससे चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन दिखाइए, और धारावाही परिणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। तो बड़ा टॉपिक है और तीनों चीजों को हमें समझना है कि भाई धारावाही परिणालिका किसको कहते हैं, ये समझना है। धारावाही परिणालिका से किस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं उसको समझना है, और फिर धारावाही परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई गत्ते टाइप का ले लिया, या कोई बेलनाकार कार्डबोर्ड टाइप का ले लिया आपने, या बेलनाकार कोई गत्ता टाइप का ले लिया। गत्ते से मतलब होता है जैसे कॉपी है, कॉपी का कवर टाइप का है, आपने इसको ले लिया बेलनाकार ऐसे कर दिया। और अब एक तार लिया, और तार जो है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड तार का मतलब होता है जो वायर है कॉपर का, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है या फिर उसके ऊपर कपड़ा लपेटा गया है। जब आप लैब में देखोगे, आपने अपने घरों में देखा होगा वायर को, तो कॉपर वायर, तो उसके ऊपर तो क्या होता है, प्लास्टिक चढ़ी होती है। जब आप लैब में कनेक्टिंग वायर देखोगे तो उसके ऊपर एक कपड़ा लपेटा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई चाइना क्ले का ले लीजिए या फिर कोई गत्ते टाइप का ले लीजिए, आपने एक बेलनाकार ये ले रखा है और इसके ऊपर वायर को बहुत सारे चक्करों में लपेट दिया है। और लपेटने के बाद जो वायरों के जो दो तार होते हैं, दोनों जो सिरे होते हैं, उनके बीच में एक बैटरी लगा दी है और एक की लगा दी है, और उसमें धारा प्रवाहित करती है। तो ये जो तार लपेटा गया है कुंडली जैसी बना करके, तो उसको तो कहते हैं परिणालिका, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो ये हो गई धारावाही परिणालिका। तो हमें इसका फिगर भी बनाना है, फिर चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन करना है, और धारावाही परिणालिका क्या है वो आपकी समझ में आ गई। तो मान लीजिए बेलनाकार चाइना क्ले या बोन चाइना का जो बना हुआ होता है उसको भी मान सकते हो, या कभी कभी आप सिंपल केवल तार को लीजिए और उसको स्प्रिंग जैसा बना दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। वायर लिया, पेंसिल के ऊपर लपेट करके और पेंसिल को निकाल दिया बाहर, वो भी आपकी परिणालिका बन गई। ठीक है, अब आप इसके एक तार ले रहे हैं, कॉपर का इंसुलेटेड वायर है, और आप उसको लपेटते चले जा रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो धारावाही परिणालिका होती है ये चुंबक के समान बिहेव करती है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि आपने एक कुंडली को देखा, अगर एक लूप लेते हैं हम, तो लूप भी हमारे चुंबक के समान व्यवहार कर रही थी, और हमने उसके पोल्स का डिटर्मिनेशन भी सीख लिया। ऐसे ही अब इसमें तो बहुत सारी लूप बन गई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी। और लास्ट में इस तरीके से, और इसके बीच में आपने बैटरी लगा लूं, पहले प्लस माइनस एक पी लगा दूं, जरूरत पड़ जाए तो रियोस्टेट भी लगा लूं। धारा को कम ज्यादा करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही लगेगी। ये हो गई सा धारावाही परिणालिका। अब आप इसमें विद्युत धारा की दिशा दिखाओगे तो विद्युत धारा देखिए प्लस से ऐसे जाएगी और इसमें फिर इधर आएगी ऐसे करके, क्योंकि इसके जो पीछे वाले वायर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। समझ रहे हो ना, ये फेस ऐसे करके रखा हुआ है, ये फेस, और वायर जो हमारा गया है वो इधर से गया है, तो यहाँ तक तो हमें दिखा, फिर उसके बाद हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं, इधर वाले फेस से देख रहे हैं। तो उधर से वाला हमें नहीं दिखा, लेकिन जब इधर घूम के आएगा तो वो वायर हमें दिख रहा है, और फिर उधर चला गया वो दिखाई नहीं दिया, फिर से ऊपर से आ रहा है वो वाला दिख रहा है। तो इस तरह से इसके फेस को बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो धारा की दिशा दिखा रहे हैं, फिर हम इस तरीके से उसको शो कर रहे हैं। तो फिगर के अनुसार आपने एक धारावाही परिणालिका ड्रॉ कर दी। तो धारावाही परिणालिका क्या चीज है ये समझ में आ गया। यानी आप सिंपल भी कह सकते हो कि किसी विद्युत रुद्ध तांबे के तार, विद्युत रुद्ध बोला जाता है इंसुलेटेड वायर, यानी जिसके ऊपर कपड़ा लपेटा गया हो या फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी हो। तो विद्युत रुद्ध तांबे के तार को बहुत सारे चक्करों की एक कुंडली बना ली गई है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, उसी को धारावाही परिणालिका कहा जाता है। अब बात आती है कि भाई इसके इस धारावाही परिणालिका की वजह से
चुंबकीय बल रेखाओं को ड्रॉ करिए। और चुंबकीय बल रेखा हम जानते हैं चुंबक में हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल से एंटर करती हैं और फिर अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वो एक बंद पाथ बनाती है। तो सबसे पहला काम होगा इस धारावाही परिनालिका के अंदर नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, इस बात का पता लगाना। उसके लिए मैंने तुम्हें बड़े सिंपल शब्दों में उसको समझाया था कि अगर किसी लूप में सामने से देखने पर विद्युत धारा की दिशा आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही हो, पोल्स के डिटर्मिनेशन के लिए था ये कि अगर सामने से देखने पर विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिख रही हो तो वो पोल आपका हमेशा नॉर्थ पोल होता है। मैच कर रहे हैं? और अगर सामने से देखने पर वो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा हो तो वो पोल आपको साउथ पोल दिखता है। तो ये चीज हम पहले से जानते हैं इस बात को। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि विद्युत धारा ऐसे जा रही है। अगर मैं परिनालिका के इस फेस को ऐसे करके देख रहा हूं तो हमारी जो विद्युत धारा है वो तार इधर से गया है और इधर से आया है। तो मैं सामने से जब देखूंगा तो उसमें धारा की दिशा मुझे कैसे दिखाई देगी? क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे करके तो धारा की दिशा उसमें क्लॉकवाइज दिखेगी। इसका मतलब ये वाला पोल बनेगा साउथ और इधर वाला पोल बन जाएगा फिर नॉर्थ। ये आप जानते ही हो, एक पोल अगर हमारा साउथ है तो दूसरी साइड से देखने पर वो क्या हो जाता है? नॉर्थ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपने ये पता लगा दिया कि ये जो हमारी परिनालिका थी उसके पोल्स किधर हैं। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब आप चुंबकीय बल रेखाओं को ड्रॉ करोगे। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो उसी तरीके से आप लेते हुए चुंबकीय बल रेखाएं ड्रॉ कर दोगे। इतना ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये विद्युत बल रेखाओं के लिए भी था पॉइंट। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आप चुंबकीय बल रेखाएं ड्रॉ कर लोगे। आप और थोड़ा सावधानी से करोगे उतनी अच्छी लगेगी। और कुछ को ऐसे निकलते हुए दिखा देना अंदर से और कुछ को यहां पर एंटर करते हुए। इस तरीके से तो ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन। लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए कि इधर से निकल रही है, इसका मतलब आप एरो का साइन इन पे यहां बाहर निकलते हुए शो करोगे और इधर बीच में दिखाना चाहो एक बार बीच में भी एरो का साइन लगा करके दिखा दो कि भाई कहां जा रही है चुंबकीय बल रेखा, और इधर एंटर करते हुए आप उसमें एरो का साइन लगा के दिखा दो। इस तरीके से आपने किसी धारावाही परिनालिका की वजह से चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन दिखा दिया। जैसा ये धारावाही परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। तो दो काम हमारे हो गए। पहला काम कि धारावाही परिनालिका क्या है वो हमारी समझ में आ गया, और फिर धारावाही परिनालिका से चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, किस तरह से उनको ड्रॉ किया जाता है, वो वाली बात हमारी समझ में आ गई। अब तीसरा काम, अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर, अंदर का मतलब सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम? सोलेनोइड के अंदर का मतलब है जो स्प्रिंग हमने बनाई थी उस स्प्रिंग के अंदर, यानी इसके अंदर जो खोखला दिख रहा है हमें, जहां एयर भरी हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर, हम उस जगह की बात कर रहे हैं कि उस जगह में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करके लाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। और वैसे तो खैर भाई प्रॉब्लम को देख के हमें पता चलता है कि लगाना क्या है, लेकिन यहां तो बड़ा क्लियर सा है कि लगाना क्या है, क्योंकि हम एम्पियर सर्कल लॉ का क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात यहां तो हमें पहले से ही दिख रही है कि क्या लगना है, एम्पियर। ऐसा होता है ना आपके साथ कभी कभी, जैसे मैथ के क्वेश्चन करने, अब मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन चैप्टर चल रहा था ब्याज वाला या फिर परसेंटेज वाला, आपकी पढ़ के समझ में नहीं आएगा क्या करना था, लेकिन पता चला कि भाई चैप्टर परसेंटेज वाला है और परसेंटेज ही निकालते चले जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई क्या निकालना चाहिए इसमें, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि भाई चैप्टर तो इसका चल रहा है, तो फिर हम उसको करते चले जाते हैं। लेकिन अब वही क्वेश्चन अगर मिक्स में दिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाए, तो फिर वहां पता नहीं चलता कि अब क्या निकालना है। या फिर जैसे तुमने देखा होगा आजकल कंपटीशन में एलसीएम और एचसीएफ, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं। वैसे कंपटीशन देने जाते हैं, पुलिस का कंपटीशन दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, बैंक वगैरह का दे रहे हैं, तो लासापा और मासापा वाले जो क्वेश्चन है बड़े वैसे आ जाते हैं, उसमें बच्चा कंफर्म नहीं कर पाता कि क्या निकालना है।
लेकिन अगर चैप्टर चल रहा होता लासापा का तो सब में भैया करते चले जाओ, है ना। तो यहाँ तो फिर बड़ा आसान है। अभी तो क्या चल रहा है, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है किसका, एम्पियर सर्कल लॉ का। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हमें एम्पियर सर्कल लॉ से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे, क्योंकि इस फिगर में अगर मैं एम्पियर लूप दिखाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा फिगर बनाता हूं, है यही लेकिन दूसरा फिगर बना करके उसको लेके चलता हूं। वहां बल रेखाओं को नहीं दिखाना चाहता मैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक दूसरा फिगर बना लिया और दूसरे फिगर में हम वो परिणालिका है उस पर तार लपेटा गया है, लेकिन हम उसको अब शो नहीं कर रहे हैं, वो यही है। बस हम उसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं आपको कि जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज दिखनी चाहिए जो एम्पियर लूप हम लेंगे, वो वाली चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो आपने ये परिणालिका ले ली भाई, परिणालिका में आपने ये क्लियर कर लिया, इधर वाला पोल आपका साउथ है, इधर वाला पोल आपका नॉर्थ है और इस पर तार लपेटा गया है, वो सिचुएशन यही वाली है। अब क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। एक चीज और ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं, लगभग आप क्या देख रहे हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके अंदर जो है वो लगभग एक दूसरे के समांतर है और बहुत क्लोज है। हालांकि अगर इसके बाहर की बात करूं तो वो तो दूर है और टेढ़ी ही है थोड़ी सी, लेकिन इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और बहुत पास हैं। तो आप ये कह सकते हो जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर दूरी पर होती हैं, वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात आप पहले भी जानते थे। अगर सिचुएशन ऐसी दिखे तुम्हें कहीं भी, अगर इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर हैं, तो वो यूनिफॉर्म, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो हमारे पास अब ये भी पॉइंट आ गया कि परिनालिका जो होती है धारावाही, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का एक उपकरण है। आपको ध्यान हो तो हमने दूसरे चैप्टर में कैपेसिटर को पढ़ा था और कैपेसिटर के अंदर भी यही चीज थी, बस अंतर ये था कि कैपेसिटर के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म यानी एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, हालांकि किनारों पर थोड़ा कम होता है। वहां भी यही बात आई थी, किनारों पर थोड़ी सी बेंड होती थी वो विद्युत बल रेखा, इसलिए किनारों पे अलग बताते थे और वो चीज यहां भी आ रही है बिल्कुल सेम निकल करके, क्योंकि किनारों पे विद्युत बल रेखा थोड़ी सी मुड़ी हुई आ रही है, इसलिए किनारों पे थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन बीच की अगर बात करेंगे तो बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। तो ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए कि धारावाही परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किस तरह से, जैसे एक संधारित्र एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था, ठीक उसी प्रकार से। बात समझ में आ गई। अब उसको हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपने ये इसका अक्ष है, ये एक्सिस है इसका धारावाही परिनालिका का, तो हमने क्या किया, चित्र के अनुसार एक आयताकार एम्पियर लूप ले ली। ये आयताकार एम्पियर लूप ले ली है। लूप हम अपनी मर्जी से लेते हैं, हम उसको आयताकार ले सकते हैं, हम उसको वर्गाकार ले सकते हैं, हम उसको वृत्ताकार ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने एक आयताकार लूप ले लिया जिसका नाम देना चाहो तो नाम दे दिया P, Q, R और S। और ये और है कि ये हम बहुत ऊंचाई तक ले रहे हैं, ये वाला जो फेस है ना ये काफी ऊंचाई पे जाकर के है। इधर हमने क्या किया, इसकी ये वाली लेंथ को तो मान लिया L, ये लंबाई इसकी L मान ली है और इसको आपने मान लिया है P। ये सिचुएशन है भाई। तो हमने चित्र के अनुसार एक आयताकार एम्पियर लूप ले ली है P, Q, R, S, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। भाई हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर B निकालना है और वास्तव में B निकालने का मतलब हम काय से निकालना चाहते हैं, हम क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I से सॉल्व करना चाहते हैं इसको। तो मैंने कल भी बताया था कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है, तो आप दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलो और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है थोड़ी बड़ी होती है, हम दोनों चीजें एक साथ नहीं सोच पाते, तो फिर क्या करते हैं, LHS को अलग सॉल्व कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, RHS को अलग सॉल्व कर लो, इक्वेशन सेकंड मान लो और फिर दोनों को बराबर रख दो, फिर सॉल्व कर लो। तो जैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी LHS को सॉल्व करने की बात करते हैं, किसके लिए, इस वाली लूप के लिए P, Q, R, S। तो नाउ अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्लोज इंटीग्रल
बी डॉट डी एल, और किसके लिए पी क्यू आर एस। क्लोज का मतलब होता है किसी बंद पृष्ठ के लिए या बंद लूप के लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमने उसको आयताकार मान रखा है, तो हम इस क्लोज को ऐसा करते हैं लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब आप कहोगे लाइन इंटीग्रल तो ये है ही, लेकिन लाइन इंटीग्रल का मतलब ये क्लोज की जगह सिंपल इंटीग्रल में ला करके तोड़ करके इसको तब सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, P से Q तक अलग कर लेते हैं। तो P से Q तक के लिए फिर हमें एक अलग एलिमेंट लेना पड़ेगा। भाई इस पे ये एक जैसी शेप नहीं है, अगर ये सर्कुलर शेप होती तो एक एलिमेंट से काम चल जाता, लेकिन शेप अलग अलग है, इसलिए सब लाइनों पर अलग अलग एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने इस पे एलिमेंट लिया dl, तो ये वाला एलिमेंट ले लिया इस डायरेक्शन में dl। और अब एक चीज और ध्यान दो कि भाई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, वो आपको दिख रहा है। देखिए चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकल के ऐसे आ रही है और फिर इसके अंदर भी ऐसे एंटर कर रही है। इसका मतलब अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इधर होगी कहीं ना कहीं, यानी डीएल और बी के बीच में जो एंगल दिखेगा वो थीटा आपको कितना दिखेगा, 0 डिग्री दिखाई देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये बल रेखा ऐसे करके अब एक एलिमेंट आपने यहां पे ले लिया डीएल लेंथ का, ये एलिमेंट ले लिया, लेकिन जब बल रेखा ऐसे घूम के आएगी यहां पे ऐसे इस तरीके से जाएगी तो उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी ना। इसका मतलब इस समय बी और डीएल के बीच का एंगल इस केस में कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये वाली घूम करके ऐसे आएगी तो यहां भी इस तरह से आ जाएगा बी यहां भी ऐसे आ जाएगा, और डीएल आप ऐसे करके ले रहे हो, मान लीजिए नीचे की तरफ, ये डीएल है आपका, तो डीएल की डायरेक्शन भी आपकी यहां पे ऐसे नीचे की तरफ हुई और बी इधर हुआ, तो इस केस में भी थीटा इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री आया। तीनों चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ओवरऑल सॉल्व तो हमें बी डॉट डीएल करना है ना। जब बी डॉट डीएल को सॉल्व करना है, इसका मतलब सीधी सी बात है, पहले हमें बी डीएल cos थीटा, इसका मतलब उनके बीच का एंगल चाहिए। तो यहां से यहां तक के लिए अलग, यहां से यहां तक के लिए अलग और इसके लिए अलग। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसको तो हमने बहुत दूर लिया है, बहुत दूर का मतलब जहां तक इसकी चुंबकीय बल रेखा जा रही थी उससे भी ऊपर लिया है, तो हमारे ऊपर है कहां ले। इसका मतलब उस जगह पे तो बी की वैल्यू ही क्या हो गई, यानी आपने उसको इतनी दूर ले दिया, वहां पे कोई चुंबकीय बल रेखा है ही नहीं, और जब चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे 0 हो जाएगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो क्लोज इंटीग्रल पी क्यू आर एस बी डॉट डीएल को सॉल्व करने का तरीका हमारा हो गया इंटीग्रल। अब इंटीग्रल बन गया, पहले किसके लिए कर रहा हूं, पी से क्यू, तो चाहो तो लिख दो पी क्यू या यहीं पे लिख देना पी क्यू, और बी डॉट डीएल प्लस क्यू आर बी डॉट डीएल प्लस आर एस बी डॉट डीएल, और इसी तरीके से आप आगे करते चले जाएंगे प्लस अब की बार एस से पी और बी डॉट डीएल। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप कि किस तरीके से हमने एक आयताकार लूप को लेकर के और केवल उसको एक लाइन वाले इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया है। तो 4 तार है, उसके 4 साइड है, चारों साइडों के इंटीग्रल आपने अलग अलग कर लिए, और चारों के लिए एंगल आप पहले से ही दिखा चुके हो कि भाई एंगल क्या होंगे। तो पहले हमारा P से Q के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया P से Q B डॉट DL का B DL cos 0 डिग्री। फिर आगे बढ़ोगे प्लस Q से R B DL cos 90 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर आप R से S, अब B की वैल्यू ही 0 हो गई, तो 0 इंटू DL, और जो भी आएगा वो तो 0 ही होना है भाई, ये तो जब B की वैल्यू 0 होगी तो पूरा 0 होना है। फिर आगे आएंगे S से P और B DL cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू भी आप जानते हो 0 होती है। इसका मतलब ये वाला टर्म भी 0, ये वाला 0 हो ही गया, और ये वाला टर्म भी 0, केवल पहले वाला आपका बचा। और P से Q B DL ये सॉल्व होकर के आ गया। अब B अभी आपने बताया है कि भाई इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के बराबर दूरी पर और समांतर है, यानी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कांस्टेंट, नियतांक, और नियतांक इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। इसका मतलब B आपका इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, और इंटीग्रल DL, और कहां से, P से Q, और P से Q तक की लेंथ कितनी मानी आपने, L, और उस पे एलिमेंट लिया है तो उसका इंटीग्रल करोगे तो केवल पूरी लेंथ आ जाएगी उसकी, तो कितनी आ गई, L आ गई। तो ये सॉल्व होकर के आ गया आपका एक तरह से B into L।
दिए। तो हमारा ये, अब इसको आप LHS को सॉल्व करके लाए और LHS को सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है? B इंटू L, समीकरण नंबर 1। अब काम रह जाता है भाई म्यू नोट आई को सॉल्व करके लाइए। और म्यू नोट को क्या सॉल्व करोगे? म्यू नोट तो कांस्टेंट है, केवल किसकी वैल्यू निकालना बाकी रह गया है? आई। और आई होती है टोटल करंट थ्रेड इन द लूप, उस लूप के अंदर जाने वाली टोटल करंट की बात कर रहे हैं आप। उसके लिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको तुम्हें ध्यान रखना है। ये जो हमने लूप ली थी इसमें ये थी आपके हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन हम यहां एक चीज लेकर के चलते हैं स्मॉल n। और स्मॉल n जो होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो गलती कर सकता है वो गलती क्या है उसको समझ लीजिए। वो जल्दबाजी में ये समझ लेते हैं कि n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, बल्कि इस टॉपिक में n हम जो मान करके चलते हैं स्मॉल n, वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। जिस तरह से आपको ध्यान हो तो हमने तीसरा चैप्टर पढ़ाया था, और तीसरे चैप्टर में जब विद्युत धारा की बात की थी, विद्युत धारा में और अनुगमन वेग में संबंध, तो वहां स्मॉल n लेते थे और वहां पर कहते थे ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी तरह से यहाँ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कुछ चीजें ऐसी हैं, ये अगर इनको हम मिस कर जाते हैं तो पूरा टॉपिक गलत हो जाता है। इसलिए हमने मान लिया भाई n जो है स्मॉल एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये चीज हमने मानी कि इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। अब ध्यान दो आप एक बात का, भाई लूप हमने ऐसे करके लिए, इस तरह से लूप जा रही है इसके अंदर से, और बार बार तार उसको ऐसे करके जा रहा है, बार बार उसके अंदर होके जा रहा है, और जितनी बार जा रहा है उतनी बार आई विद्युत धारा उसमें से होकर के जा रही है। इसका मतलब तार एक बार गया तो आई धारा ले गया, दोबारा गया तो आई और गई तो 2i, तीसरी बार गया तो 3i, चौथी बार गया तो 4i। इसका मतलब हर बार आई धारा जा रही है। अगर हम ये पता लगा लें कि कितनी बार वायर उसके अंदर जा रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लें, तो हमारा काम चल जाएगा। तो उसके लिए हमने मान लिया कि n जो है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, लेकिन हमारी लूप के अंदर कितनी लंबाई आ रही है? l लंबाई, और एकांक लंबाई में फेरे हैं n, तो l लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे? nl। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि वहीं से तो विद्युत धारा निकल के आएगी टोटल। तब आप कह दोगे, तब l लंबाई में फेरों की संख्या, तब l लंबाई में फेरों की संख्या, तो l लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी n इंटू l। अब एक बार एक फेरे के साथ धारा जाती थी आई, और इतने फेरों के साथ धारा हो जाएगी nl इंटू आई। तो वास्तव में जो टोटल धारा होगी, यानी उसको आप सिग्मा आई कहते थे, जिसको मैंने केवल यहां आई लिख रखा है, चाहो तो आप उसमें सिग्मा और लगा दीजिए, क्योंकि ये जब मैंने आपको एम्पीयर सर्किल लॉ पढ़ाया था वहां बता दिया था कि आई का मतलब यहां सिंपल आई नहीं है, आई का मतलब टोटल करंट सी है। आप चाहो तो उसे सिग्मा आई लिख के दिखा सकते हो। तो सिग्मा आई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई nl i। ये सिग्मा आई की वैल्यू आ गई, और ये है आपका एक तरह से इक्वेशन सेकंड। अब आप सिग्मा आई की वैल्यू और क्लोज इंटीग्रल PQRS V डॉट dl की वैल्यू BL, उसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो LHS की जगह पे तो क्या आ जाएगा? B इंटू L। तो LHS की जगह पे B इंटू L, और इधर आपका म्यू नोट अपनी जगह पे है ही, और सिग्मा आई, तो म्यू नोट अपनी जगह पे और सिग्मा आई की जगह पे nli। n से l कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू आ गई म्यू नोट ni। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला हमारा सॉल्व होकर के आ गया है, b इक्वल टू म्यू नोट ni। बस ध्यान ये रखना है, इस फॉर्मूले में n जो है ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है परिणालिका की, बल्कि उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर परिणालिका की लंबाई दे दे मान लो कैपिटल N, फेरों की संख्या कैपिटल N, और उसकी लंबाई पूरी दे दे कैपिटल L, तो फिर यहां n की वैल्यू हो जाएगी, यहां आप कह सकते हो यहां n इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N अपॉन L। भाई कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें दिया करेगा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे उसमें कहा करेगा कि परिणालिका की लंबाई तो इतनी है, परिणालिका की लंबाई दे देगा, और उसके बाद दो तरह के न्यूमेरिकल आएंगे आपके। पहला न्यूमेरिकल मैंने बता दिया, स्मॉल n की वैल्यू गिवन होगी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे लेकिन एकांक लंबाई वाली, तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन कभी कभी कहेगा कि परिणालिका की लंबाई इतनी है,
और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतनी, तो फिर वो स्मॉल n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन उसकी लेंथ। उस केस में आप चाहो तो फॉर्मूले को भी चेंज करते हो, v इक्वल टू म्यू नॉट और कैपिटल Ni अपॉन n, फिर आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और या चाहो तो स्मॉल n निकाल लेना पहले इस फॉर्मूले से और फिर इसी फॉर्मूले को लगा करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल के दे देना। और क्या दिख रहा है भाई तुम्हें अब यहां से, ये दिख रहा है कि जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो विद्युत धारा के अनुपाती है, नंबर ऑफ टर्न्स के अनुपाती है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के अनुपाती है, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या भरा हुआ है इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि म्यू नॉट आ रहा है भाई, एयर है भी उसके अंदर। अगर आप उस एयर की जगह पर कोई दूसरा मटेरियल रख दोगे, मान लीजिए आपने एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, कोई आयरन की रॉड रख दी, तो म्यू नॉट नहीं आएगा, फिर म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा। ये बात थोड़ा सा समझने के लिए तुम्हें जरूरत है। एक्चुअल में क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे दे दिए पहले, अभी इससे पहले हमें पहला वाला चैप्टर पढ़ाना चाहिए था जिसमें म्यू नॉट को, म्यू को और म्यू आर को आप समझते, लेकिन चूंकि उल्टा सीधा दे रखा है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन, इन तीन चीजों को पढ़ा था आपने। एप्सिलॉन नॉट थी निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन थी किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर था आपका परावैद्युतांक, या उसको एक तरह से रिलेटिव विद्युतशीलता के रूप में आप कह सकते थे, जिसको के भी कहते थे। तो यहां पर इसकी वैल्यू चलो ठीक है होती है, इसकी वैल्यू कभी नहीं दी जाती किसी माध्यम के लिए, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। अब इसकी वैल्यू जब कभी नहीं होती तो फिर काम कैसे चलता है, काम ऐसे चलता है एप्सिलॉन आर से, क्योंकि एप्सिलॉन आर होता था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से एप्सिलॉन निकालोगे तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो जब भी हमें किसी माध्यम की विद्युतशीलता की जरूरत पड़ती थी, हम निर्वात की विद्युतशीलता में परावैद्युतांक का मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हमारा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, और ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन की रॉड रख दें तो बताइए क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछना चाहता है। तो सीधी सी बात है, आयरन की रॉड का मतलब आपने वहां के माध्यम को बदल दिया। अभी जो उसके अंदर हवा भरी हुई थी वो हवा की जगह पर अब वहां पे आयरन आ गया। इसका मतलब हवा के लिए तो आपका फॉर्मूला आ रहा था म्यू नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, अब उस माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, अब आयरन की विद्युतशीलता आएगी, और उसकी जगह पे आ जाएगा आपका, जब आप आयरन की रॉड रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू म्यू एन आई, ये बन जाएगा आपका। लेकिन समस्या यहां भी वही आनी है कि म्यू की वैल्यू कभी नहीं दी जाती है, जैसे कि इसमें बताया कि एप्सिलॉन की वैल्यू कभी नहीं दी जाती है, ऐसे ही म्यू की वैल्यू भी कभी नहीं दी जाती है। फिर वैल्यू किसकी दी जाती है, म्यू आर की। म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी की, रिलेटिव चुंबकशीलता की। अब फिर वही तरीका, यानी म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू, या म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से म्यू की जब वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा म्यू आर इनटू म्यू नॉट, और फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू की जगह पे म्यू नॉट म्यू आर एन आई। तो क्या लग रहा है आपको इससे, पहले तो था म्यू एन आई, अब ये म्यू आर और फालतू आ गया। तो अगर आप उसके अंदर आयरन की रॉड रख दोगे तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके अंदर, वो म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बस एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक परिनालिका के अंदर आयरन की रॉड इंसर्ट कर दें, आयरन की रॉड उसके अंदर रख दें, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बस कह दोगे आप बढ़ जाएगा। और अगर ये पूछा कितने गुना बढ़ जाएगा, तो म्यू आर गुना बढ़ जाएगा, और न्यूमेरिकल भी कोई आएगा तो आप इस हिसाब से सॉल्व करोगे फिर उसको। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और एक चीज और है, इसको हम जो धारावाहिक परिनालिका हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में इसको लंबी परिनालिका बोला जाता है। लंबी का मतलब ऐसे भी कह देते हैं अनंत लंबाई की परिनालिका, लेकिन अनंत का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि हमें यहाँ से चंद्रमा तक या मान लो स्टार्स दिख रहे तो हम उसी को अनंत मानेंगे। अनंत का मतलब थोड़ा रेस्पेक्टों में अलग अलग चीज कही जाती है। जैसे हम कहें अनंत लंबाई का तार, इसका मतलब है तार के लंबाई के कंपैरिजन में उसकी त्रिज्या नेग्लिजिबल है। तो आप एक तार का इतना बड़ा भी टुकड़ा लोगे वो भी अनंत लंबाई का हो गया उस केस में, समझ गए ना? क्योंकि तार भाई कितना पतला होता है। ऐसे ही परिनालिका की बात की जा रही है। तो अनंत लंबाई की परिनालिका शब्द का मतलब है कि परिनालिका की लंबाई के कंपैरिजन में उसका डायामीटर बहुत छोटा है। बस उसी को आप लंबी परिनालिका वर्ड आ गया, समझ लो वही अनंत लंबाई की परिनालिका, उसी के लिए ये सब कुछ किया गया है। ठीक है, यहां पर एक कंपटीशन में कभी कभी आ जाता है, उसके लिए मैं थोड़ा एक फॉर्मूला लिख देता हूं। सीमित लंबाई की परिनालिका के लिए
कि सीमित लंबाई की परिनालिका अगर दे रखी है तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये कोई परिनालिका थी और ये उसकी अक्ष थी। अब लंबाई सीमित है, इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो तो इधर बाउंड्री से ये वाला जो एंगल बना अक्ष के साथ, इसको मान लिया θ1, और यहीं से अब इधर वाले को उस पर मिलाओगे तो ये पूरा जो एंगल बना घूम करके इसको मान लिया θ2। तो इसके अंदर जो बी का फॉर्मूला आता निकल के वो होता है μ0 Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये सीमित लंबाई के लिए आता है फॉर्मूला, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अब इससे तुम कंडीशन लगा करके चीजों को समझ सकते हो। जैसे ये फॉर्मूला आपका सीमित लंबाई के लिए आ गया और आप इसी को कहोगे ये अनंत लंबाई की हो जाए। ध्यान देना जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर इसी को हम कहेंगे ये अनंत लंबाई की हो जाए तो ये θ1 यहां से यहां मिला रहे हैं, लेकिन यहां से यहां मिलेगा, यहां से यहां मिलेगा, अनंत में मिलेगा तो θ1 हो जाएगा 0 और θ2 ऐसे, तो ये घूम करके ये हो जाएगा 180। इसका मतलब इस केस में अनंत लंबाई के लिए अगर आप लगाओगे तो θ1 को तो 0 लगा देंगे और θ2 को कितना लगा देंगे 180। तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की -1, लेकिन माइनस पहले से लगाए तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया μ0 Ni, जो कि हमारे इसके बराबर आ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हम उस बात को भी समझ सकते हैं।